Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the conservation of nature. So let's move to the whiteboard. So dear students, हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो आज हम उसी से कंटिन्यू करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर के. हमने R1 कोर्स में डिस्कस कर लिया था और उसके बाद हम आज इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ conservation of nature. Conservation of nature. So इसमें हमने बात की थी कि we use the 3R principle और इसमें R1, R2, R3 और एक हमने बात की थी कि R4 भी हो सकता है और दैट इज़ रीफॉरेस्ट. तो इसमें डिस्कस करेंगे आज पहले R1 को, देन R2, देन वी विल डिस्कस द R3 एंड इन द एंड वी विल डिस्कस द R4. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल R1. सो R1 ये तो पहले तो MCQ को मार्क करेंगे. R1 इट स्टैंड्स फॉर रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स के जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इस्तेमाल में फ़िलहाल नहीं है, जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल को कम कर दिया जाए जब वो हमारे काम में नहीं आ रहे. वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट दैम. उनको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, और उनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. We should use this principle at different places in our daily lives. We should not waste water, electricity, fuel, etc. etc. तो इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था, बस जल्दी से इसको गो थ्रू करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे R2 से. सो डेली रूटीन में हम क्या क्या कर सकते हैं. वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़. तो घर में जितने भी टैप्स लगे होते हैं, चाहे वो किचन में है, चाहे वो वॉशरूम्स में है, चाहे कहीं पे भी हैं, गार्डन में, अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे पानी को तो उसको हमें बंद कर देना चाहिए. वी शुड बाथ इन अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर. हमें शावर की बजाय जो है वो बकेट के अंदर पानी डालकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए नहाने के लिए, क्योंकि उसमें वाटर वेस्ट होने का ख़तरा कम होता है. हमें पता होता है कि एक बकेट से हम नहा लेंगे या 2 बकेट से एटलीस्ट नहा लेंगे, लेकिन जब शावर के नीचे हम खड़े होते हैं तो उसमें पानी का आइडिया बिल्कुल नहीं होता कि और बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट हो सकता है. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब हम रूम में नहीं हैं अपने, तो हमारी लाइट्स और फैंस या एयर कंडीशनर है तो उसको, या LEDs हैं तो उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए. वी शुड टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस. उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए. अगर कोई जहाँ कहीं पर जाना है, जैसे स्कूल, कॉलेज या किसी दफ्तर में, अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, शॉर्ट डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर हमें वॉक करके चले जाना चाहिए. इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है और इट इज़ बेटर फॉर द हेल्थ ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द इकॉनमी. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो मोटर फ्यूल है उसके इस्तेमाल के हवाले से भी हमें जो एहतियात बरतनी चाहिए वो इस तरह से है कि वी शुड यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड वी शुड यूज़ द पर्सनल कन्वेंसेस. इसी तरह से डियर स्टूडेंट, वी शुड नॉट वेस्ट द फूड. जो हम खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बच जाता है तो हमें उसको बजाय इसके वेस्ट करने के वी शुड गिव इट टू द पुअर्स. हमें उनको गरीब लोगों के अंदर बांट देना चाहिए बजाय इसके कि उसको ज़ाया कर दिया जाए. सो दैट वाज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ R1. अब हम डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं R2 के ऊपर. तो सबसे पहले तो MCQ है ये. R2 किसे कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज रीयूज़, यानी कि चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना. जो इस्तेमाल के काबिल हैं उन्हें हमें दोबारा से इस्तेमाल कर लेने में कोई हरज या कोई दिक्कत महसूस नहीं करनी चाहिए. सो रीयूज़, वी शुड यूज़ द थिंग्स अगेन एंड अगेन. हमें चीज़ों को बार बार इस्तेमाल में लाना चाहिए. कौन सी चीज़ें जो है हमारे बार बार इस्तेमाल में आ सकती हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ग्लास कंटेनर्स हो सकते हैं, शीशे से बने हुए कोई भी किसी की तरह का कंटेनर जिसमें हम लाइक उसमें टी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक उसके अंदर हम शुगर को इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह से प्लास्टिक बैग्स डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बात की थी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल
पॉल्यूटेंट है, तो इसलिए इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि डंप ना किया जाए, बल्कि इसको अगर बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं तो उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स पेपर, अगर पेपर जो है उसको भी हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि देयर इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर, अगर 1 टन पेपर को हम रिसाइकल कर लें सो इट सेव्स 17 ट्रीज। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ एज वेल। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्लॉथ, कपड़े जो हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम किसी को इसको गरीबों को भी दे सकते हैं अगर हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो वी शुड हेल्प द पुअर लाइक दिस। दिस शुड बी रीयूज्ड एट डोमेस्टिक लेवल्स रादर दैन बीइंग थ्रोन। हमें इनको घर के जितने भी मामलात हैं उनमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको बाहर फेंक दें। किसी के इस्तेमाल में आ जाएंगे तो वो फ़ायदेमंद रह जाएगा। इट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि जो चीज़ें हैं जितने भी, जैसे हमने बात की प्लास्टिक बैग्स, ग्लास कंटेनर्स, पेपर, क्लॉथ, तो इनको बजाय इसके बाहर फेंक देंगे तो वो सॉलिड वेस्ट में चला जाएगा, और सॉलिड वेस्ट से जो जब उसको बर्न किया जाएगा तो उसमें से पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का ख़तरा होगा। सो इससे बेहतर है कि अगर किसी के इस्तेमाल में आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे R3 की। तो सबसे पहले तो ये MCQ के लिए मार्क करना है कि R3 क्या होता है। दैट इज़ रिसाइकल। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो मार्क इट फॉर द MCQ, रिसाइकल। इस तरह से R2 स्टैंड्स फॉर रीयूज़। इस तरह से R1 स्टैंड्स फॉर द रिड्यूस। क्लियर? अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर। दैट इज़ R3 रिसाइकल। रिसाइकल मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर डियर स्टूडेंट्स कि उनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। उनसे नई चीज़ें, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके उनसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है। मैंने अभी आपसे बात की कि 1 टन जो पेपर अगर उसको रिसाइकल किया जाए तो उससे 17 ट्रीज़ बच सकती हैं। और ये MCQ अपने याद रखने हैं। फ्रॉम 1 टन ऑफ पेपर वी कैन सेव द 17 ट्रीज़। सो इसी तरह से प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, तो इनसे और नए मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं, उनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर। इसी तरह से ग्लास भी रिसाइकलेबल है। और डियर स्टूडेंट्स आपने कभी नोट किया कि हम जो डेली बेसिस के ऊपर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे टिन्स हैं या इस तरह से प्लास्टिक के जो कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने लिखा होता है, जैसे आप कोक या पेप्सी या इस तरह की जो सी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा निशान, एक साइन बना होता है, वो इस तरह से लाइक दिस। सो इट मीन्स, अगर ये वाला आप साइन देखेंगे तो इट मीन्स द थिंग इज़ रिसाइकलेबल। आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो आपने अगर कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया तो आज ज़रूर जाकर ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जब भी आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिएं या इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसमें इसको ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा क्या होने वाला है रिसाइकल करने का। दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज़ एंड हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व होने में ये हेल्प करता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इधर देखिएगा ज़रा, क्लीन वाटर, एयर, फ्यूल्स, एग्रीकल्चर एंड लैंड एंड फॉरेस्ट अपीयर टू बी द प्लेंटीफुल अर्लियर। शुरू में बहुत दिखते हैं, यानी कि हवा भी अच्छी दिख रही है, फ्यूल भी हमारे पास वाफर मकदार में, एग्रीकल्चर लैंड भी है, फॉरेस्ट भी थे, ये बहुत लगते थे हमारे पास, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन अब इन दिनों में क्या लगता है, बट नाउ दिस बिकमिंग स्क्रैस मीन्स के प्लेंटीफुल मीन्स के बहुत ज़्यादा लग रहे होते थे पुराने वक्तों में कि ये बहुत ज़्यादा हैं ये। लेकिन अब जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी अब ये चीज़ें हमें कम लगना शुरू हो गई। स्क्रैस मीन्स के लो लेवल्स। इफ़ वी कंटिन्यू डिप्लीटिंग दैम लाइक दिस, अगर हमने इनको इसी तरह से हम इनको ज़ाया करते रहे जैसे कि अब हम कर रहे हैं, वी विल बी क्रिएटिंग एन अनटोल्ड मिजरी फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो आने वाली नस्लें इस चीज़ से सफ़र करेंगी, वो हमें इस चीज़ को कोसेंगी कि ये हमारे जो बड़े थे हमारे लिए क्या करके हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए।
पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत होने वाली है ख़ास तौर पर बड़े सिटीज़ के अंदर, तो वाटर टेबल जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसके लेवल्स बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं. सो वी हैव टू यूज़ दैम वाइजली. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आर ऐड करेंगे, दैट इज़ R4. R4 मीन्स reforest. So ये it is also included. We can add R4 as a reforest. तो reforest हमने बात की थी dear students कि reforestation means the plantation of trees. So trees should be planted during the rains especially. Trees make our environment more cool, shady and green. They remove the air pollutants. और इसकी डिटेल हमने डिस्कस की थी डिफॉरेस्टेशन के अंदर, जब हमने इसकी सिग्निफिकेंस देखा था कि इन फॉरेस्ट का असल में सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्लान्स हैं, क्या हमने कोई प्लानिंग की इस हवाले से, क्या हम अपनी नेचर को कंजर्व कर सकें. सो उसके हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके हवाले से डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th के अंदर इन द ग्रेड 9 वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3. आपको याद होगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था, उसमें प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड द प्रोजेक्ट्स. उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की थी और प्लान्स के हवाले से बात की थी पाकिस्तान के, स्पेशली टू कंजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो डियर स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ के हवाले से आपको इल्म है कि वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं. सो इसको मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ इसका कॉन्सेप्चुअल वे में. सो वाइल्ड लाइफ actually refers to the undomesticated और जिसको हम कह सकते हैं द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स and the non-cultivated plants are called wildlife. So hopefully आपको क्लियर हो गया कि नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पालतू नहीं हैं, जो विच आर प्रेजेंट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. और इसी तरह से नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो हमने खुद से नहीं उगाए, जो फसलें हमने खुद से नहीं उगाई, कुदरती तौर पर मौजूद हैं इस लैंड के ऊपर, उन्हें कहा जाता है द वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड एनिमल्स एंड द वाइल्ड प्लांट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं की कंजर्वेशन के हवाले से हमने ग्रेड 9 के अंदर कुछ स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी, कुछ प्लान्स पढ़े थे इनको कंजर्व करने के लिए. तो उनके अंदर हमने ये बात की थी कि इन 1992 पाकिस्तान डेवलप्ड एंड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कि पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई. उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपको याद होगा प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा था कि किसी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट ना हो. सो इट आल्सो कवर्स द पॉलिसीज़ फॉर प्रमोटिंग एफिकेसी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके एतबार से उनको किस तरह से हम उनकी एफिकेसी को प्रमोट कर सकते हैं या उनको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द plan which was called as a National Conservation Strategy, which was presented in 1992 in Pakistan. Dear students, the Federal Ministry of Environment, यानी कि जो विफाकी वजारत है माहौलियात की, has launched the National Drinking Water and Sanitation Policy, कि पानी के जो एतबार से जो साफ़ पीने का पानी और सैनिटेशन ये पूरे मुल्क के अंदर पूरी आबादियों को मुहैया की जाएगी. इट फोकसेस ऑन द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एंटायर पॉपुलेशन, जितनी भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, एंड द कंजर्वेशन ऑफ
वाटर रिसोर्सेज। इसी एतबार से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमारी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ पर हुकूमतें जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के वाटर प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि उस आबादी को, उस पॉपुलेशन को जो उसके इर्द गिर्द रह रही है उसको साफ़ पानी पीने के लिए मिल जाए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑल ओवर द कंट्री, जैसे कभी मैंने आपसे जिक्र किया और कि मुख्तलिफ़ तरह के सोसाइटीज़ के अंदर ख़ास तौर पर जितने भी आपको बड़ी सोसाइटीज़ मिलेंगी वहाँ पर ये एट रेगुलर इंटरवल्स ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स मौजूद हैं। सो इन 206 द यूनाइटेड नेशंस उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, द UNDP दे लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ मैस अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस ये एक बहुत बड़ा बॉडी है, एक बहुत बड़ा इदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोलैबोरेट करके और उनको उनके लीडर्स के साथ मिलकर, उनकी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ये मुख्तलिफ तरह के प्लान्स चलाते हैं। तो उनमें से एक प्लान ये भी था कि द मैस अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कि किस तरह से लोगों के अंदर इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को फैलाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि पानी के ज़िया को रोका जाए और उनको किस तरीके से हम अहसन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वाज टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़, एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्कोप, SCOPE। ये एक इदारा है, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, SCOPE। स्कोप, ये SCO फॉर कंजर्वेशन का और P है फॉर प्रोटेक्शन एंड E फॉर द एनवायरनमेंट। सो स्कोप ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, इसके एब्रीवेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ स्कोप। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच स्टैंड्स फॉर द सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट्स फॉर मैस अवेयरनेस एंड रिसर्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर ये एक बॉडी जो है वो काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवेयरनेस के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज एट प्रोविंशियल लेवल दे आर डूइंग दिस जॉब। डियर स्टूडेंट्स ये WWF इसके नाम से तो वाकिफ़ होंगे। तो ये WWF वो रेसलिंग वाला नहीं है, वर्ल्ड वाइड वो रेसलिंग वाला नहीं है, दैट इज़ ये आपने एब्रीवेशन पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये इसका पुराना नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। इट ओल्ड नेम इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बट नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया। So it is working on many projects related to the conservation of nature. The following are some important programs of WWFP, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो इनकी कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो कोलैबोरेशन उसके साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उससे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान, WWF-P इसके नाम से है। सो डियर स्टूडेंट्स अभी देखते हैं कि ये उन्होंने कौन कौन से जो प्लान्स हैं पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूविंग द सब वाटर शेड मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस अराउंड द अयूबिया नेशनल पार्क। सो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने डेफिनेटली विज़िट किया होगा अयूबिया नेशनल पार्क, ये नथिया गली के पास ही है, उसी के करीब है ये अयूबिया नेशनल पार्क। तो वहाँ पर ये जो वाटर शेड एरियाज़ होते हैं, सब वाटर शेड एरियाज़, सब वाटर शेड डियर स्टूडेंट्स ऐसे एरियाज़ को कहा जाता है जहाँ से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो एक ये लैंड होता है, एक खत्ता होता है खुश्की का जो कि गाइड करता है और बनाता है द पाथ्स ऑफ द वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर्स, जैसे कैनाल्स, तो उसे कहते हैं वाटर शेड। तो उन इलाकों के अंदर जितने भी वाटर शेड एरियाज़ हैं, सब वाटर शेड एरियाज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट कि उनको किस तरह से मेंटेन करना है, उनके अंदर सॉइल एरोजन को कैसे बचाना है, उनके इर्द गिर्द जो
जंगलात हैं यानी जो फॉरेस्ट हैं उनको कैसे बचाना है, और वहाँ पर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलानी है अराउंड द अयूबिया नेशनल पार्क। एक तो उसका ये ऑब्जेक्टिव रहा WWFP का इन कोलैबोरेशन विद UNDP। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑफ जट्रोफा एंड मैंग्रोव्स एट डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा इन द सिंध। यस डियर स्टूडेंट्स, सिंध के अंदर एक ये डिस्ट्रिक्ट है, उसे कहते हैं ठट्ठा। वहाँ पर ये 2 तरह के दरख्त हैं। तो हो सकता है आपने पहली दफ़ा ये सुना हो, जट्रोफा एंड मैंग्रोव्स। ये दीज आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रीज विच यूज टू ग्रो इन द वाटर बॉडीज़, यानी जो खड़ा स्टैंडिंग पूल्स होते हैं, जो जोहड़ होते हैं, वहाँ पर ये दरख्त उगते हैं, जट्रोफा भी और मैंग्रोव्स भी। तो वहाँ पर इनकी प्लांटेशन के अतबार से ये दरख्त जो हैं इनके हवाले से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सिंध के अंदर कि इन दोनों ट्रीज़ की ख़ास तौर पर वहाँ पर प्लांटेशन की जाए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी अज़ला हैं वहाँ पर इस चीज़ को असेस किया जाए कि ज़िले एतबार से कितना ज़िला जो है उसके अंदर फॉरेस्ट कवर मौजूद है, कितने एरिया के अंदर वो दरख्त मौजूद हैं, कितने % एरिया जो है वो खुश्की पे उस पे मामूल है, और कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के साथ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये असेसमेंट की गई थी विद द हेल्प ऑफ WWF पाकिस्तान और इन कोलैबोरेशन विद द UNDP। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और प्लान तैयार किया गया, सेविंग वेटलैंड्स स्काई हाई प्रोग्राम। ज़रा इसको मैं पहले बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होता है। वेटलैंड्स डियर स्टूडेंट्स ऐसी ये भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि पानी के ये बॉडीज़ हैं, लेकिन ये आम तौर पर मौजूद होती हैं दरियाओं के और समंदरों के या फिर जो नहरों के करीब करीब। तो जैसे तालाब हो गए, जैसे लेक्स हो गई, आपने लेक्स का नाम सुना होगा, ख़ास तौर पर हमारे जो ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या कश्मीर वाले साइड पे, उनको कहा जाता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब जहाँ पर पानी हर वक्त खड़ा रहता है, स्टे करता है, लाइक द लेक्स या जिसको हम तालाब भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ की बात हो रही है। सो वेटलैंड का मतलब समझ आ गया। नाउ स्काई हाई प्रोग्राम, स्काई हाई मीन्स कि जो सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं। ये वाली वेटलैंड्स कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर अबव द सी लेवल, बहुत हाइट के ऊपर मौजूद होती हैं, स्पेशली इन द कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरिया। जैसे कि आपने कश्मीर के अंदर वो एक बहुत मशहूर एक लेक है बंजोसा झील, इसी तरह से आपने सैफल झील, सैफल मलूक का नाम सुना होगा। तो सो दीज आर वेटलैंड्स एट स्काई हाई। स्काई हाई मीन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से, समंदर से, सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं। सो फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स, जो हाइट के ऊपर मौजूद हैं, इन पहाड़ी इलाकों के अंदर वेटलैंड्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए भी एक प्लान जो है वो मुरतब किया गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी project to protect the water flow needed for the maintenance of river ecosystem and for the benefit of nearby areas। ये इंडस बेसिन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो दरियाए सिंध, ये बहुत बड़े दरियाओं में से एक दरिया, दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक दरिया। सो इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी के, उसकी सिक्योरिटी के एतबार से एतबार से इंडस बेसिन के एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। उसके अंदर उसके फ़्लो को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर मौजूद जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसके जो नियर बाई एरियाज़ हैं उनके अंदर जो है उनको किस तरह से उनको सेव किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, इस हवाले से ये प्रोजेक्ट था, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन हिमालयाज़। हिमालयाज़ आपको पता है ये पहाड़ी इलाका हमारा, इट इज़ अ माउंटेन रेंज। तो वहाँ पर रीजनल, उस खित्ते के अतबार से, रीजन के अतबार से जो क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन है, उसके हवाले से भी एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था और उसके ऊपर काम हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक एंड होता है, द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि R1 यानी कि रिड्यूस, R2 यानी कि रीयूज, R3 यानी कि रिसाइकल,
और R4 यानी कि रीफॉरेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम कई हद तक मुख्तलिफ तरह की पोल्यूशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। और इनके प्लान्स के हवाले से भी आपने ओवरव्यू देखा कि हमारे हुकूमती सतह के ऊपर किस तरह से इनको कंजर्व करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।